नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके सवालों पर, आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सवालों पर, आपके फ्यूचर प्लानिंग्स को लेकर, किस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, सुचारू रूप से उनमें बदलाव कर सकते हैं ताकि अपने गोल्स को आप अचीव होता हुआ देखें। अलग अलग जानकार हमारे साथ मौजूद रहते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और अलग अलग माध्यमों से हम आपके सवालों को भी शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप आस्क आवाज़ योर मनी हैशटैग का इस्तेमाल करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए फेसबुक और एक्स पर। साथ ही साथ आप ईमेल कर सकते हैं हमें yourmoney@nw18.com पर, और उसके अलावा आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000 इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्रेडेंस फैमिली ऑफिस के एमडी कीर्तन शाह सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आपके सवालों पर भी, और साथ ही साथ हम उनसे रैंडमली भी अलग अलग बातचीत करते रहेंगे। पहली दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं, आभा भारद्वाज जी मौजूद हैं अहमदाबाद से बातचीत करने के लिए। आभा जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? $2020 से और 45,000 जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? यस सर। हेलो जी मैम, सवाल पूछिए। मैं सर अभी 45,000 की हर एक मंथ SIP करना चाहती हूँ, तो किन फंडों में करूँ, ये मेरा सवाल है सर। इन्हीं 5 फंड में करूँ या फिर कोई ऐड करना है या रिमूव करना है? ओके, तो आभा जी, जो सवाल मेरे पास है उसके हिसाब से आपकी उम्र करीब 52 साल है और आप मंथली निवेश 5,000 रुपए का ऑलरेडी कर चुकी हैं। 8 साल में आप 1 से 1.5 करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य चाह रही हैं और 45,000 रुपए की एडिशनल SIP करना चाह रही हैं। आप 4 लाख का एक मुश्त निवेश करना चाह रही हैं। आपका सवाल यह है कि क्या एग्जिस्टिंग फंड्स में करूं या नए फंड्स में आप निवेश करें, राइट? बिल्कुल। ओके, कीर्तन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। तो इन्होंने स्टार्ट किया हाल फिलहाल में निवेश करने को लेकर, और टेस्टिंग द वाटर्स वाली सिचुएशन थी, लेकिन अभी अपने SIP को और बढ़ाना चाह रहे हैं, 45,000 के आसपास SIP लेने आना चाह रहे हैं। सो मोर और लेस इनके सारे फंड्स वैसे तो सही से दिख रहे हैं, बस एक सेक्टोरल फंड उसके अंदर है, वो है फार्मा का, जो बहुत ज़्यादा सेक्टोरल भी नहीं कह सकता मैं। सो आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए इन्हें अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में? क्या बदलाव की ज़रूरत है? क्या इनका गोल अचीवेबल है इस ड्यूरेशन में? सुमित जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। आभा जी, देखिए, आपके क्वेश्चन को 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले, आप जो 4 लाख रुपए आज है या निवेश करना चाहते हैं, और जो दूसरी 50,000 रुपए की SIP करना चाहते हैं, इन दोनों को अगर आप 8 सालों के लिए निवेश करेंगे, जो आपका लक्ष्य है, तो आपके पास तकरीबन 88.5 लाख रुपीस इकट्ठा हो जाएंगे, 12% की अगर मैं इन्वेस्टमेंट रिटर्न मानकर चलूं तो। अब आपकी रिक्वायरमेंट तकरीबन 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक है। तो अगर आपके पास 4 लाख रुपए आज है और आप 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आपकी SIP को 50,000 की जगह पे 57,000 रुपीस करनी पड़ेगी, और 1.5 करोड़ के लिए आपको आपकी SIP 90,000 रुपए तक बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपका लक्ष्य आज से सिर्फ 8 साल है और 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है, तो आपको SIP थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। अब रही बात सुमित जी ने जैसे कहा सेक्टोरियल फंड की, सुमित जी, मेरा पर्सनल व्यू है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर आप बहुत समय से निवेश नहीं करते तो आपको सेक्टर फंड से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ना कि जब आप पैसा लगाए, आपको पैसा कब निकालना है सेक्टोरियल फंड से वो भी जानना और समझ पाना बहुत जरूरी है, वरना आप सेक्टर फंड्स में थोड़ा सा साइक्लिकलिटी में फंस जाएंगे। और क्योंकि SIP इन्वेस्टर के पास 8 ही साल का समय है, एक चीज डेफिनेटली कहूंगा कि फार्मा सेक्टर थोड़ा सा अंडरवेट है इन जनरल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मुझे नहीं लगता कि फार्मा फंड अगर आप अलग से निवेश करें तो उसका कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होना चाहिए आपके फंड में, आपके पोर्टफोलियो में, और उनकी फंड सिलेक्शन भी फार्मा को लेकर सही है। और मुझे ऐसा लग रहा है इन जनरल एज अ रिटेल इन्वेस्टर उनको सेक्टर फंड्स में या थीमेटिक फंड्स में निवेश नहीं करना चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें एक्सिस ब्लू चिप से, ICICI बैंक से और निपॉन फार्मा तीनों फंड से एग्जिट लेना चाहिए, और उसके सामने ICICI का वैल्यू डिस्कवरी ऐड कीजिए और मिराई का लार्ज एंड मिड ऐड कीजिए।
इसे होगा ये कि आप फार्मा फंड से बाहर निकल जाएंगे, बैप से बाहर निकल जाएंगे। आप थोड़ा सा लार्ज मिड दोनों में समानता से निवेश कर पाएंगे इस रेकमेंडेड पोर्टफोलियो से। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप इस रेकमेंडेड पोर्टफोलियो में पैसा इक्वली स्प्लिट कर दे तो आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी बेहतर हो जाएगा 8 साल। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है आभा मैम। और सेक्टोरल फंड में आप आमतौर पे उस समय निवेश मत करिए जब आपकी जर्नी थोड़ी छोटी हो, क्योंकि सेक्टर का मूवमेंट उस समय कैसा होता है, क्या ड्यूरेशन चलता है, तो बहुत कुछ डिपेंड करता है उसके ऊपर। कुछ बदलाव जहाँ से आपको करने की ज़रूरत है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप से निकलने की ज़रूरत है और बाकी फंड से निकलने की ज़रूरत है, तो उनको आप चेंज करके इस फंड में निवेश कर सकते हैं। एक सवाल मेरा था आपसे सर कि जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है आमतौर पे उस पर कोई निकलने की सलाह देता नहीं है कीर्तन सर, उस पर ज़्यादातर सबकी निवेश की सलाह है। आपने कोई खास वजह चुनी है इसको एग्जिट करने के लिए? नहीं, एक्चुअली मैंने पारंपरिक होल्ड ही कहा है, एग्जिट नहीं है। एग्जिट में एक्सिस ब्लू चिप है, आईसीआईसीआई बैफ है और निप्पॉन फार्मा है। पीपीएफएस मेरे हिसाब से भी आप कंटिन्यू कीजिए होल्ड करना, क्योंकि प्रोबेबली ये बहुत ही अच्छा फंड है जिसमें बहुत ट्रू टू लेवल है, वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं, थोड़ा सा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है। तो मुझे नहीं लगता है कि निवेशक को पीपीएफएस से बाहर निकलने की कोई जरूरत है। अच्छा, तो यहाँ पर पीपीएफएस से निकलने की राय चली थी, इसलिए मेरे को पूछना पड़ा आपसे। लेकिन पीपीएफएस से आप बने रहिए और बाकी जो दो नाम आपको बताए गए आप उनसे एग्जिट कर सकते हैं। अब शेखर माली साहब से बातचीत कर लेते हैं, नासिक से हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। शेखर जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है, मैंने एक्चुअली मेरा पोर्टफोलियो अगर आपके साथ में शेयर किया हुआ है, तो मेरा मंथली एसआईपी चल रहा है कुछ 14,500 का मंथली एसआईपी है और मेरा लक्ष्य मतलब होराइजन है 20 इयर्स का और मुझे कुछ 1.5 करोड़ का अप्रोक्सीमेट अमाउंट चाहिए 20 इयर्स में। तो मैंने लिस्ट आपके साथ में शेयर किया हुआ है, तो प्लीज मुझे सजेशन कीजिए कि ये फंड्स मेरे सही है, कौन से रखने हैं या कोई इसमें एग्जिट करना है, क्या करना है इस हिसाब से। तो शेखर साहब, अगर आपको मान लीजिए कीर्तन जी बोले कि आप थोड़ा स्टेप अप करें, तो क्या आप स्टेप अप कर सकते हैं? हाँ जी सर, कर सकते हैं। ओके। तो कीर्तन जी आपके सामने फंड्स भी हैं, इनका सवाल भी है। इन्होंने 38 साल की उम्र है इनकी, करीब 14-14.5 हज़ार रुपए के आसपास का निवेश है, 7 लाख का इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है। 20 साल में 1.5 करोड़ का तो लक्ष्य इनके लिए बहुत मॉडेस्ट लक्ष्य है, क्योंकि ये तो इजीली अचीवेबल दिखाई पड़ रहा है एग्जिस्टिंग एसआईपी में भी। तो क्या करना चाहिए इन्हें? क्या फंड सिलेक्शन ठीक है इनका? क्योंकि कुछ मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है, सो एग्जिस्टिंग सिचुएशन के हिसाब से आप क्या राय रखते हो? शेखर जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप शायद जिस लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो बहुत इजीली अचीवेबल है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास 8-7 लाख रुपए के करीब निवेश है और आप 14,800 रुपए शायद हर महीना निवेश एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो 20 सालों में आपके पास तकरीबन 2 करोड़ रुपए की पूंजी जमा हो जाएगी 12% के रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ। तो आपका लक्ष्य तो बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। तो सलाह मेरी ये रहेगी कि सबसे पहले देखिए, आज आप जो 1.5 करोड़ रुपए की पूंजी इकट्ठा करना चाहते हैं वो शायद आपके बढ़ते हुई सैलरी को मैच करने के लिए शायद कम हो जाए इन द फ्यूचर। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आपकी जैसी सैलरी बढ़ेगी या लाइफस्टाइल बेटर हो जाएगी, तो आपके लिए शायद 1.5 करोड़ रुपया फ्यूचर में आज जिस तरीके से आप सोच रहे हो उतना इनफ नहीं होगा। तो जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ेगी आप अपना निवेश बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से शायद आपको ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर। दूसरा, आपका फंड्स को लेकर जो क्वेश्चन था, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 15,000 रुपए की एसआईपी के लिए 8 फंड में निवेश करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि होता यह है कि हमें ऐसा लग रहा है कि जितने ज्यादा से ज्यादा फंड्स में हम निवेश करेंगे उतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है म्यूचुअल फंड्स में आप जितने ज्यादा फंड्स ऐड करते जाते हो वो आपको एडवांटेज देने की जगह पे डिसएडवांटेज देते हैं, राइट? ये काउंटर प्रोडक्टिव है। 4 से 5 फंड्स में आपका काम बिल्कुल हो सकता है, आपको उससे ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं है।
तो क्योंकि आपके फंड्स लार्जली बेटर है, बहुत सारे फंड्स है, इसीलिए थोड़े से फंड कम करने की सलाह दे रहा हूँ। तो आप 2 फंड से एग्जिट कर सकते हैं। आप एक्सिस ब्लू चिप से एग्जिट कीजिए और आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप फंड से एग्जिट कीजिए। फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सजेशन एग्जिट का इसीलिए क्योंकि आपके पास उन ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा ओवरवेट है, उन एएमसीज में ओवरवेट है। तो आप ये 2 फंड्स कम कर देंगे तो बाकी के 6 फंड से आपका डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा बेटर। तो थोड़ा सा आप बदलाव कर सकते हैं। बाकी आपने जो अपना गोल रखा है वो अचीवेबल है, ऐसा कोई बहुत अनरियलिस्टिक गोल नहीं है, आप इजीली उसे अचीव भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको कीर्तन ने एक ही राय बोली है कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप अप करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें, कि जितना ज़्यादा पैसा आप जोड़ेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। सो आप उसे उस तरीके से चलिए और अपने निवेश को और बढ़ाते रहिए। सही दिशा में है, थोड़े बहुत बदलाव की ज़रूरत है, उन बदलाव को आप कैरी करिए और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। अब धर्मेंद्र पटेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका सवाल भी ले लेते हैं। पटेल साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर मैंने मेरा पोर्टफोलियो भेजा है, कुछ 38.4 लाख कुछ जमा डिपॉजिट किए हैं फंड में और लमसम ही किए हैं। मैं कभी कभी जैसे रोज देखते रहता हूँ कम ज्यादा होती है क्या, तो 5-6 दिन में उसको टॉप अप करता रहता हूँ 25-50 हजार रुपए से। और एम है कि 5 साल तक 2030 से मेरे को 30,000 रुपए की SIP SWP करना है और फंड ग्रो भी होता रहे। बच्चा भी पढ़ लिया उसने, अभी यूएस में है, जॉब सर्च कर रहा है। अभी एक ही लाइबिलिटी है कि उसकी शादी का खर्चा करना है, सपोज करो, तो 20-25 लाख रुपए उसमें हो जाएगा। ठीक है। तो वो भी है अभी। और घर का खर्चा अभी FD है 40-50 लाख की वाइफ के नाम से और बच्चे के नाम से। उनके खर्चे में घर का खर्चा और मेरी जो पेंशन आती है उसमें चल जाता है। तो अभी 5 साल और PPF में मेरा इन्वेस्टमेंट है तीनों का। ठीक है। 1.5 लाख रुपए अभी तीनों का करीब 10 साल हो गया। तो जो इस 24-25 लाख रुपए तीनों के उसमें हो गया है और वो 2030 को वो भी मैच्योर हो जाएगा। तो उसमें से भी मेरे को 20-20 हजार 25-25 हजार रुपए हर महीने में रिडीम करता रहूंगा, तो वो टैक्स लाइबिलिटीज भी नहीं रहेगी और घर का खर्चा चलेगा, मतलब 50 हजार रुपए तक। 2030 तक में ये 5 साल तक उसमें इन्वेस्ट करना। तो और अभी 20 लाख रुपए और हैं कि इन्हीं फंड में से किसी में अगर मैं टॉप अप करना है तो मैं टॉप अप कर सकता हूँ लमसम में। ओके। चलिए, तो कीर्तन पूरी तरह से इन्होंने अपना सवाल समझा दिया। इनके पास ऑलरेडी 38-38.5 लाख रुपए के आसपास का कॉर्पस इन्होंने इकट्ठा कर लिया है। 61 साल इनकी उम्र है। 2030 से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए अप्लाई करेंगे। नंबर्स वहाँ से 30,000 रुपये के आसपास की निकासी चाह रहे हैं। इनका निवेश क्या पर्याप्त है? ये 20 लाख रुपए और एडिशनल इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। लाइबिलिटीज़ इनकी है नहीं और बहुत ज़्यादा, और बड़ी चीज़ क्या है, अपने आप को ऑलरेडी इन्होंने फाइनेंशियली सिक्योर करके रखा हुआ है हर तरीके से। ये एडिशनल फंड्स के अंदर ही, मतलब इन्हीं फंड्स के अंदर ही निवेश करें या एडिशनल फंड आप इनको सुझाएंगे? कैसे इनके फंड्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं? इन्होंने बैलेंस एडवांटेज फंड भी ले रखा है, फ्लेक्सी कैप भी ले रखा है, मल्टी एसेट फंड भी है, कॉन्ट्रा फंड भी है, और क्योंकि इनके ज़्यादातर फंड जो हैं वो सब नॉन ट्रेडिशनल फंड्स हैं। आप क्या राय रखते हो? पटेल जी, आई थिंक सबसे पहले तो आपको ज्यादा पैसा निवेश करने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छी तरीके से पैसे को डाइवर्सिफाई कर सिस्टमैटिकली मैनेज किया हुआ है। कुछ आंकड़े बता देता हूँ जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको शायद पैसे की तो कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अगर देखें आपका SWP का प्लान बहुत ही परफेक्ट है। आप सही से आज निवेश कर रहे हो कि 5 साल तक पैसा ग्रो हो, आप फिर उसमें से SWP करें। मान लीजिए आपने जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि आपको 30,000 रुपया हर महीना SWP के थ्रू चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप 6% का भी साल का विड्रॉवल पकड़े SWP, पानी तो पिला दो, तो आपको 60 लाख रुपए से ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगर आप 60 लाख रुपए निवेश करें अच्छे से और उस पर 6% की SWP करें, तो आपको महीने की 30,000 रुपए की जो रिक्वायरमेंट है वो टेकन केयर हो जाएगी। 2-3 चीजों पर ध्यान रखिएगा जो मैं आपको कह रहा हूं अभी। आप आज जो 38.5 लाख रुपीस इन्वेस्टेड है, अगर उसको मैं
12% पे भी ग्रो करूं तो 5 साल में आपके पास 60 लाख से ज्यादा पैसा हो जाएगा जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आपको एडिशनल पैसा निवेश करने की जरूरत नहीं है। 30,000 रुपए अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो, पर डेफिनेटली अगर आपके पास और 20 लाख रुपए है तो म्यूचुअल फंड में डेफिनेटली निवेश कीजिए। 5 साल में आराम से ये पैसा बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगा। तो उससे होगा ये कि आप 30,000 रुपया निकालने के बाद भी आपका जो लक्ष्य है कि आप पैसा छोड़कर जाना चाहते हैं वो भी हो सकता है। सजेशन ये रहेगा कि आप जब SWP करें तो प्लीज टेक केयर कीजिएगा कि आप डेट में या मैक्सिमम हाइब्रिड फंड से SWP करें, इक्विटी से SWP ना करें। तो अगले 5 सालों तक आप जो इक्विटी फंड्स में निवेश कर रखें वो ठीक है, पर 5 साल के बाद जब SWP करने की कोशिश करें तो हाइब्रिड और डेट फंड्स के अलावा किसी भी फंड से SWP ना करें। आपके पास 9-10 फंड्स है, बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन है AMC लेवल पे, तो कुछ एग्जिट्स की सलाह दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है आप SBI स्मॉल कैप, SBI रिटायरमेंट फंड अगर वो लॉक इन से बाहर है तो इन दोनों से एग्जिट कीजिए, और JM अग्रेसिव हाइब्रिड, ये 3 फंड से एग्जिट कीजिए। बाकी जो 5 या 6 फंड से उन फंड्स में बने, उन्हीं फंड्स में आपने पैसों को इक्वली डिवाइड, और अगर आप नया पैसा डालना चाहते हैं तो उन्हीं फंड्स में डालें। तो ऑलरेडी आप बहुत अच्छे से अपनी प्लानिंग करके बैठे हैं, सो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत आपको पड़नी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत फेरबदल जिनकी ज़रूरत है वो आपको बताया कीर्तन ने, आप उसके हिसाब से अपने बदलाव कर सकते हैं धर्मेंद्र सर। और बाकी आप बढ़िया ट्रैक पर हैं, ऑलरेडी अच्छे तरीके से अपने फंड्स को ऐड भी करते रहते हैं, सो आप उसी के हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे साथ आगे भी कीर्तन सर मौजूद रहेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए, आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के उस पर आप देख रहे हैं योर मनी और हम बातचीत कर रहे हैं आज कीर्तन सर से आपके सवालों के ऊपर, और साथ ही साथ रैंडम भी उनसे हम चर्चा करते हुए चल रहे हैं। आज बातचीत, अब अगले दर्शक जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वो हैं मिलन मोरे सर, जो कि पुणे से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मिलन सर नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार सर जी। सर मेरा ये सवाल है कि मैंने आपको एक पोर्टफोलियो मेरा शेयर किया था कि मैंने कुछ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। टोटल 7,000 की SIP है। तो मुझे मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा रिव्यू करना है। तो इज इट गुड टू गो फॉर लॉन्ग टर्म फॉर 15 years टू अचीव माय गोल फॉर 50 to 70 lakhs? 50 to 70 lakhs। तो मोरे सर, जो हमारे पास आपने सवाल भेजा है उसके हिसाब से आपने 15 साल में 1 करोड़ रुपए की बात की है, और 15,000 रुपए तक आप SIP बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सो आप 7,000 और बढ़ा सकते हैं, राइट? हाँ यस, 15,000 का SIP बढ़ा सकता हूँ। तो हाँ 1 करोड़ तो 15 साल का टारगेट है। यस करेक्ट। चलिए, तो आप लक्ष्य को याद रखिएगा, आगे भूलिएगा नहीं, क्योंकि आप 1 करोड़ हासिल कर सकते हैं। ऐसा कोई कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं है। कीर्तन सर, इन्होंने जो लक्ष्य हमें भेजाया है, करीब करीब 1 करोड़ रुपए ये लक्ष्य साध कर चल रहे हैं। अभी इनकी SIP 7,000 रुपये की है, ये 7,000 रुपये और बढ़ाना चाह रहे हैं, और इनकी एज 41 साल है, तो ये 15 साल का और स्कोप लेकर चल रहे हैं। फंड्स इन्होंने भेजे हैं, और ये खुद भी कह रहे हैं कि इनके पास ब्लू चिप फंड्स भी हैं, इनके पास स्मॉल कैप फंड्स भी हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स भी हैं, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स भी हैं, इंडेक्स फंड्स भी हैं, लेकिन ज़्यादा जो इनका एक्सपोजर है तो लार्ज में है या स्मॉल में है, मिड में एक्सपोजर थोड़ा सा कम है। सो आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए ना? मिलिंद जी, सबसे पहले तो अगर आपके गोल की बात करें तो पहला स्टेप आपका सही है कि आप 7,000 रुपए से अपनी SIP को बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। पर अगर आपको 15 साल में 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल करना है तो आपको SIP को बढ़ाकर 21,000 तक लेके जाना पड़ेगा। शायद पॉसिबल ना हो, अगर आप एक साथ 7,000 से 21,000 कर सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप धीरे धीरे करके स्टेप अप कीजिए आपकी SIP। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप धीरे धीरे करके भी स्टेप अप करेंगे तो आपके पास 15 साल का समय है और काफी इनफ है 1 करोड़ रुपया जमा करने के लिए। पर अगर आप एक साथ बढ़ा सकते हैं तो आपको 21,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने के लिए। अब देखिए, आपके पोर्टफोलियो को जब मैं देख रहा हूं तो मुझे 2 प्रॉब्लम्स दिख रही है आपके पोर्टफोलियो में। आपका
कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ ज्यादा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसके थ्रू आप लार्ज कैप में ऑलरेडी एक्सपोजर ले चुके हैं, तो आपको एक्टिव फंड के थ्रू लार्ज कैप में एक्सपोजर लेने की जरूरत नहीं है। तो सलाह ये होगी कि आप एक्सिस ब्लू चिप और क्वांट स्मॉल कैप इन दोनों को एग्जिट कर दीजिए, और उसके सामने क्योंकि आपका मिड कैप में एलोकेशन कम है, तो एक कोटक का इमर्जिंग और निपॉन का स्मॉल कैप ऐड कर लीजिए, जिससे बैलेंस आपके पोर्टफोलियो में लार्ज मिड स्मॉल का अच्छे से डाइवर्सिफाई हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 15 साल का समय और वो इनफ है मिड और स्मॉल में एक्सपोजर लेने के लिए, प्रोवाइडेड आपका रिस्क एपेटाइट है, जो मुझे लग रहा है क्योंकि आप ऑलरेडी स्मॉल कैप में निवेश कर चुके हैं आपके पोर्टफोलियो के। तो थोड़े से बदलाव और थोड़ा सा जो ओवर कंसंट्रेशन है उसको थोड़ा कम करिए। आप अपनी एसआईपी को बढ़ाएं, लेकिन थोड़ी और बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए बेहतर रणनीति है कि आप स्लोली एंड स्टेडली स्टेप अप करते रहिए। जितने तक स्टेप अप हो जाए उतना आपके लिए बेहतर, और आप इजीली अपने गोल को भी अचीव करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब खोदीदास नगर से बातचीत करने के लिए गुजरात में हमारे साथ कांति भाई मौजूद हैं। कांति भाई नमस्कार। जी नमस्कार। क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरे पास HDFC डिफेंस फंड के क्या सवाल है? जी म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी चाहिए सर। तो मेरे पास HDFC डिफेंस फंड का एक मंथली प्लान है, 1000 रुपया SIP में। मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है सर। उसमें किस हिसाब से करना चाहिए? 20 से 25 साल के लिए इन्वेस्ट, और कोई नयापन चालू करना चाहिए, इसमें बंद करके दूसरा चालू करना चाहिए, या ऐड करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी चाहिए। ओके। तो कांति भाई, जो सवाल मेरे पास है कि आपकी उम्र करीब 33 साल के आसपास है, मंथली इनकम आपकी रफली 25,000 रुपए के आसपास की, और आप मंथली निवेश करते हैं 3500 रुपए की SIP के जरिए। आपने सुकन्या समृद्धि में 1000 रुपए का निवेश कर रखा है। 20 से 25 सालों के लिए आप निवेश कर रहे हैं, और आपके फंड्स जो आपने हमें भेजे हैं, आप उसमें कुछ बदलाव या रिव्यू मांग रहे हैं, राइट? जी। क्या मैं सही हूँ? ओके। तो कीर्तन सर, इन्होंने निवेश शुरुआत किया है रिसेंटली शायद, और अच्छी चीज़ क्या है कि ये SIP स्लोली एंड स्टेडली कर रहे हैं, लेकिन इनके पास ड्यूरेशन है, और सुकन्या समृद्धि में भी करीब 1000 रुपए के आसपास का निवेश कर रहे हैं। लेकिन एक दो चीज़ें जो ऑब्जर्वेशन में है, एक इनका डिफेंस फंड जो कि ऑलरेडी बहुत चला हुआ है, और बाकी दो इनके पास स्मॉल कैप फंड है जो कि अगेन बहुत ज़्यादा हाल की तेज़ी में पार्टिसिपेट करके गया है। सो कुछ रिव्यू आप मांग रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या बदलाव करने की ज़रूरत है? आई थिंक कांति भाई, दो चीज हाईलाइट करूंगा यहाँ पर। आपने निफ्टी इंडेक्स फंड में एक्सपोजर ले रखा है, और आपके पास स्मॉल कैप्स में एक्सपोजर है, आपके पास मिड कैप में एक्सपोजर नहीं है। देखिए, अगर आपके पास 20-25 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो लार्ज मिड स्मॉल तीनों में बने रहना मेरे हिसाब से एक बेहतर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन सकता है। तो आप अगर मिड कैप में एक्सपोजर बढ़ाए तो अच्छा होगा, पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद डिफेंस सेक्टर में जिस तरीके की डिस्कशंस हो रही है पिछले एक साल से या 1.5 साल से, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। पर जैसे मैं पहले इसी शो में पहले भी एक बार ये बात कर चुका हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सेक्टर फंड्स में रिटेल निवेशकों को नहीं जाना चाहिए, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए बना हुआ है। और स्पेसिफिकली डिफेंस मुझे ऐसा लग रहा है बहुत छोटा सा सेक्टर है, डेफिनेटली आगे जाकर पोटेंशियल बहुत बड़ा है, पर एक रिटेल इन्वेस्टर जिसको शायद वो डिफेंस में क्यों पैसा लगा रहा है और सेक्टर को कैसे ट्रैक करना है, अगर इसकी जानकारी आपके पास नहीं है, तो मैं सीरियसली ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप सेक्टोरियल फंड से, स्पेसिफिकली डिफेंस से कर जाए। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आप 4500 रुपीज की SIP आप कर रहे हैं, सबसे पहले तो क्योंकि 20-25 साल का आपका लक्ष्य है, आपकी जैसे ही सैलरी बढ़ेगी आप इसे स्टेप अप कीजिए, थोड़ा सा 4500 को इंक्रीज कीजिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ रही है। सॉरी, आप HDFC के डिफेंस फंड से एग्जिट कीजिए, और आप क्वांट का मिड कैप ऐड कर लीजिए। उससे होगा ये कि आपके पास लार्ज कैप में भी एक्सपोजर होगा ग्रो वाले फंड के थ्रू, मिड कैप में क्वांट के थ्रू हो जाएगा, और स्मॉल कैप में आपके पास ऑलरेडी कैनरा और टाटा होगा, जिससे डाइवर्सिफाई
हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो काफी हद तक। 4,500 अ मंथ से आप 25 सालों में तकरीबन 78 लाख रुपीस इकट्ठा कर पाएंगे। मुझे नहीं पता कि आपके लक्ष्य के लिए इनफ होगा या नहीं, पर सैलरी बढ़ेगी तो डेफिनेटली एसआईपी में निवेश बढ़ाइए। तो थोड़ा सा बदलाव, डिफेंस फंड से निकलने की राय कांति भाई आपको दी गई है, थोड़ा स्टेप अप करने की जरूरत है और एक मिड कैप फंड में एक्सपोजर लाइए, ये आपको राय कीर्तन दे रहे हैं। कीर्तन, जाने से पहले टॉप 4 फंड्स। सुमित जी, मेरी पॉलिसी बड़ी सिंपल रही है कि आप लार्ज मिड स्मॉल तीनों में निवेश कीजिए। तो आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, क्वांट मिड कैप, निपॉन स्मॉल कैप और पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप, मुझे ऐसा लग रहा है ये 4 फंड्स में अगर आप एक्सपोजर लेंगे तो लार्ज मिड स्मॉल, थोड़ा सा ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन और वैल्यू ग्रोथ और मोमेंटम, तीनों स्ट्रैटेजीज में आपकी डाइवर्सिफिकेशन। तो ये फंड्स आप देख पा रहे हैं, इनके साथ अपने नए निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कीर्तन हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, आज दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए और रैंडम टॉपिक्स पर हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अब योर मनी को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बना रहेगा।